नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी मन दर्पण। तो प्रस्तुत है कहानी मन दर्पण। मेरी ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ वह लाल डिब्बा बार बार मुझे इशारा कर रहा था। ये उसे जानबूझकर वहाँ छोड़कर बाथरूम में घुस गए थे। वहाँ से निकलने के बाद चाय पीते हुए ये कुछ देर तक प्रतीक्षा करते रहे। फिर खुद ही बॉक्स मेरे आगे बढ़ाते हुए बोले, साक्षी का सेट देखा, कैसा लगा? मैंने उचटती सी निगाह डाली, उदासीन भाव से कहा, अच्छा है। साक्षी को पसंद आया? उसने अभी देखा कहाँ है, पहले माँ को दिखाना है। शालू, तुम माँ को दिखा लाओ ना, उसे अच्छा लगेगा। यह शुभ काम आप ही करें, मैंने तुनक कर कहा। मुझ पर ज़बरदस्ती शहादत ना थोपें। वे कुछ देर एकटक मुझे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, शालू, मैंने तुम पर ज़बरदस्ती नहीं की थी। तुम्हारे हाँ कहने के बाद ही मैंने तुम्हारी चीज़ में हाथ लगाया था। अगर कोई ज़बरदस्ती हाँ कहलवाना चाहे तो कहना ही पड़ता है। मैं सोचता था तुमने खुशी खुशी हाँ की। हाँ, खुश तो मैं थी ही। पिछले 6 सालों में मुझे एक छल्ला भी बनवा कर नहीं दिया है। ले देकर शादी में एक चीज़ चढ़ाई थी, वह भी ले ली। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? मैं जानता हूँ शालू कि मैं अब तक तुम्हें कुछ नहीं दे सका। इसका उलाहना भी बहुत बार सुन चुका हूँ, पर सच मानो, मैंने कभी यह दावा भी नहीं किया था कि तुम्हें सोने से मर दूंगा। तुम्हारे पिताजी के सामने मैंने सारी स्थितियाँ स्पष्ट कर दी थी। मुझे पता था पापा यहाँ से अभिभूत होकर लौटे थे। बार बार कह रहे थे कि लड़का होनहार है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसने राह बनाई है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके इतनी छोटी उम्र में ही इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आगे भी बहुत तरक्की करेगा। लेकिन पापा का यह सर्टिफिकेट, इस समय उन्हें थमाने से मेरा ही पक्ष कमज़ोर होता। इसलिए भुनभुनाते हुए कहा, पापा पता नहीं किस बात पर रीझे थे। वे तो अपनी बला टालकर अलग हो गए। भुगतना तो मुझे पड़ रहा है। इसके बाद वह नहीं बोले, चुपचाप उठकर माँ के पास चले गए। मैं बैठी उस घड़ी को कोसती रही जब मैंने हार के लिए हाँ की थी। उस दिन वे परेशान थे, देर तक सोए नहीं, छत की ओर ताकते हुए चुपचाप लेटे थे। मैंने पूछा, क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? कई सारी चीज़ें हैं यार। साक्षी की शादी जैसे समस्याओं का अंबार बन गई है। क्यों, अब क्या हो गया? रोज़ की चिक है यार। नए फरमान हैं, नई फरमाइशें हैं। कल खबर भेजी है कि बारात में 500 लोग होंगे। 500 लोग उनके ही हो जाएंगे तो हमारे मेहमान कहाँ जाएंगे? हम तो पहली बार कुछ कर रहे हैं, सबको बुलाना तो पड़ेगा। हज़ारों लोगों का नुस्खा हो जाएगा। कैटरर 150 रुपये प्रति प्लेट ले रहा है। इसके अलावा मिलनी के लिफाफों का बाकायदा ब्यौरा आया है। 21 रुपये से लेकर 501 रुपये तक की ग्रेडेशन है। अलग अलग रंग के लिफाफे होंगे ताकि घपला ना हो। फिर पूरा मेन्यू कार्ड भेजा है। जूस से लेकर आइसक्रीम तक सब दर्ज है। भूलने की गुंजाइश ही नहीं है। आज एक नया शगुफा छोड़ा है। क्या? दूल्हे को मंडप में चेन अंगूठी देनी होगी। अजीब मंगते लोग हैं। सगाई में दी तो थी। वह सगाई की थी, यह शादी की होगी। मैं अभी साक्षी के सेट की जोड़ तोड़ बिठा रहा था कि नया खर्च आ गया। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बुरा ना मानूं तो एक बात कहूं? मैं एकदम डर गई। कहीं यह ना कह दें कि तुम्हारे पास तो 2-2 सेट हैं, एक साक्षी को दे दो। मैं भीतर ही भीतर तन कर बैठ गई। सोच लिया कि साफ मना कर दूंगी। वे बोले, अपनी शादी में तुम्हारे यहाँ से मेरे लिए एक अंगूठी और चेन आई थी। वे दोनों चीज़ें वैसी की वैसी रखी हुई हैं, क्योंकि मैं तो पहनता नहीं हूँ। वे ही उठाकर दे दें तो क्या हर्ज है? 10-15 हज़ार बच जाएंगे। इस समय तो मेरे लिए एक एक पैसा कीमती हो रहा है। मैं बिफर पड़ी, नहीं, मेरे पीहर की चीज़ बाहर नहीं जाएगी। आप नहीं पहनते तो ना सही, बड़ा होकर अंशुल पहनेगा, पर माँ बाप की गाढ़ी कमाई को मैं ऐसे लूटने नहीं दूंगी। ठीक है, वे बोली, पर अपने माँ बाप की कमाई तो लुटा सकता हूँ ना। मतलब? वह मटरमाला या चंद्रहार सा है ना, शादी में चढ़ाया था, पर तुम्हें कभी पहनते नहीं देखा। वह मटरमाला बहुत ओल्ड फैशन्ड है, पहनने का मन ही नहीं करता। ओल्ड फैशन तो होगी ही, माँ की जो है, एक यही तो बची थी। बाकी सब तो मेरी पढ़ाई की भेंट चढ़ गया। यह भी पता नहीं कहाँ सहेज कर रखी थी। ऐन बारात चलते समय निकाली कि अभी तो ऐसे ही पहना दो, फिर उसका जैसा मन होगा बनवा दूंगी। पर लगता है तुमने उसे उस लायक भी न समझा। मुझे घोर पश्चाताप हुआ। मम्मी ने कितनी बार कहा कि माला लेतिया तुड़वा कर नया बनवा दूंगी, पर हिम्मत नहीं पड़ी। इनकी चीज़ थी, चुपचाप ले जाते संकोच होता था। अब उस पर हक जताऊंगी तो हास्यास्पद ही लगेगा। ये पता नहीं कहाँ खोए थे। डूबती सी आवाज़ में बोले, सोचता था कि नौकरी लगते ही माँ का सोना गला व हाथ भर दूंगा।
तब तक खुद सोना नहीं पहनूंगा। पर नौकरी को 8-9 साल हो चले हैं, अब तक माँ के लिए एक छल्ला तक न बनवा सका। इस शादी के बाद 2-3 साल तक तो सोच भी नहीं पाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोली, मुझे तो गुस्सा ही आ रहा था। मैं यूं ही भरी हुई बैठी थी कि साक्षी दौड़ी हुई आई और हुलस कर बोली, भाभी सेट बहुत प्यारा है, तुमने डिज़ाइन किया था? तुम्हें अच्छा लगा? थैंक्स, मैंने सपाट स्वर में कहा। वह होश में होती तो चौंक पड़ती, पर अभी तो वह इंद्रधनुषी सपनों में खोई हुई थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसी उमंग के साथ बोली, भाभी लहंगे की ट्रायल के लिए आज जाना था ना, मैं तैयार हो जाऊं? आते हुए मैचिंग चूड़ियाँ व बिंदी भी लेते आएंगे, पार्लर वाली से अपॉइंटमेंट भी फिक्स करनी थी ना। साक्षी आज तुम मुकेश भैया को लेकर चली जाओ प्लीज़, घर में इतना काम पड़ा है। फिर अंशुल भी सुबह से चिड़चिड़ा रहा है, घर में रख जाऊंगी तो माँ जी को तंग करेगा, साथ ले चलेंगे तो बाजार में परेशान करेगा। मुकेश वहाँ क्या करेगा भाभी? मैं प्रीति को फ़ोन करती हूँ, वह फुर्सत में हुई तो ठीक, नहीं तो आपको चलना पड़ेगा। अंशुल को अपन मैनेज कर लेंगे। वह सहेली को फ़ोन करने चली गई। ये दरवाजे पर खड़े थे, उसके जाते ही भीतर आ गए। बोले, साथ चली ही जाती तो क्या हो जाता, बेचारी का मन रह जाता। 8 दिन बाद तो वह तुमसे कहने आएगी नहीं। उनका स्वर बेहद उदास था। पता नहीं वे मेरी बेरुखी से दुखी थे या बहन के संभावित विछोह से व्यथित थे। शायद दोनों कारण रहे हों, पर मैंने परवाह नहीं की। कहा, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने पर क्यों तुले हैं? ब्लैकमेल तो तुम मुझे कर रही हो। गलत फहमी में मुझसे एक भूल हो गई है, पर उसकी सज़ा मुझे दो। उस बेचारी का क्या कसूर है? और देवी, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि उसे यह कभी पता न चले कि मैंने तुम्हारा हार तुड़वा करके उसका सेट बनवाया है। क्यों? जानकर उसके आत्मसम्मान को ठेस लगेगी? क्या वह परिस्थिति से वाकिफ़ नहीं है? वह आपकी परेशानी नहीं देख रही है? लड़की आर्किटेक्ट है, गूंगी गुड़िया तो नहीं कि कुछ समझ ना आता हो। कोई स्वाभिमानी लड़की होती तो शादी के लिए साफ मना कर देती। शादी क्या बच्चों का खेल है कि एकदम से मना कर देती? एक शादी टूटने का मतलब क्या होता है जानती हो? व्यवहारिक पक्ष छोड़ भी दिया जाए तो दूसरी तरह से सोचो, संबंधों का भावनात्मक पक्ष भी तो होता है। सगाई को 6 महीने हो चले हैं, एक ही शहर में हैं, 20 बार मिले हैं। दोनों के मन भी इस बीच आपस में जुड़े होंगे। उन्हें अलग करना क्या इतना सहज है? उसके ससुराल वाले दुनिया से अलग तो कुछ नहीं कर रहे। हर शादी में कमोबेश यही सब होता है। अब वह हम पर भारी पड़ रहा है, यह बात अलग है। ठीक है, आज से मैं आपकी किसी बात में दखल नहीं दूंगी। आप भी मुझसे ज़्यादा आशा नहीं रखेंगे। जो मेरा कर्तव्य है वह मैं पूरा करूंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस। उस दिन से मेरा असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। शादी को 8 ही दिन बचे थे। घर में मैं अकेली बहू थी। माँ दिन में 10 बार मुझसे कुछ न कुछ पूछती। मैं जैसा आप ठीक समझें या जैसा आप चाहें जैसे जुमलों में उत्तर देती। पहले तो वह इसे शालीनता समझी, पर जब मैं साक्षी के साथ भी वैसे ही पेश आने लगी तो वह सतर्क हुई। बोली, महेश क्या बात है, बहू उखड़ी उखड़ी लग रही है। ये बोले, माँ इस समय तुम सिर्फ साक्षी पर ध्यान दो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। इतनी जिम्मेदारी आने से शालू क्या मैं भी बौखला गया हूँ। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेडीज संगीत के दिन घर में खूब रौनक रही। अड़ोस पड़ोस दूर पास के रिश्ते की सारी औरतें आईं और खूब बन सवर कर आईं। साक्षी की सहेलियों ने तो फैशन परेड ही कर डाली थी, लेकिन मैं वैसी ही घूमती रही। माँ जी ने 2 बार टोका तो साड़ी बदल ली। वे बोली, कुछ पहन तो लेती। पहने तो हूँ, मंगलसूत्र है, चूड़ियाँ हैं, अंगूठी है, टॉप्स हैं, और क्या पहनूँ? ये तो तुम रोज़ पहनती हो, कुछ और पहन लो ना। ठीक है माँ जी, अब यहाँ किसे दिखाना है, कहते हुए मैं रसोई में घुस गई और पूरे समय वहीं बनी रही। बाद में साक्षी मुंह फुलाकर बोली भी, भाभी मेरे लिए तुम एक गीत नहीं गा सकती थी? पूरे दिन किचन में घुसी रही। अरे किचन में भी तो कोई चाहिए था, नहीं तो माँ जी कैसे एंजॉय कर पाती? माँ जी ने कितना एंजॉय किया वही जाने। भात लेकर भाभी आई थी। भाई साहब तो विदेश सेवा में थे, हमेशा की तरह बाहर ही थे। भाभी ही नूपुर और नीलेश को लेकर आई थी। खूब अच्छा सामान लाई थी। माँ जी के लिए कोसा की साड़ी और चांदी का गिलास, दोनों भाइयों के लिए सूट लेंथ, साक्षी के लिए बनारसी साड़ी और सोने के झुमके, मेरे लिए बनारसी साड़ी और मोतियों का सेट देखकर मैंने हुलसते हुए कहा, भाभी ये आपने अच्छा किया, कम से कम कुछ पहनने को तो हो गया। इन्होंने दबी जुबान से कहा भी, क्यों मेरी इज्जत उतारने पर तुली हो, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। शादी में वही सेट पहने रही। भाभी ने कहा भी, शालू तुम्हें सेट पसंद आया यह देखकर खुशी हुई, पर अब रिसेप्शन में तुम कुछ दूसरा पहन लो। मैंने कहा, नहीं भाभी,
मेरे क्रीम कलर के लहंगे के साथ यह मैच कर रहा है। मेरी जिद देखकर भाभी का माथा ठनका। धीरे से फुसफुसा कर बोली, मैं अपना निकाल दूँ, पहनोगी? पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। शादी सानंद संपन्न हो गई। सुबह 6 बजे साक्षी की विदाई हुई। जाते समय फूट फूट कर रोई। मेरे गले लगकर बोली, भाभी मुझसे पता नहीं कहाँ क्या गलती हो गई है, पर मुझे माफ़ कर देना और माँ का ख्याल रखना। उस क्षण तो मेरी भी आंखें भर आई थीं। सब कुछ समेटने के लिए ये तो कुछ दोस्तों के साथ हॉल पर ही रुक गए। बाकी हम सब 8 बजे घर लौट आए। सब रात भर के जगे थे। जिसे जहाँ जगह मिली सो गया। मैंने महाराजिन को दोपहर के खाने का मेन्यू समझा दिया और भाभी को लेकर कमरे में आ गई। आपसे तो ढंग से बात ही नहीं हो पाई भाभी। फिर शाम को तो आप चली ही जाएंगी, आइए थोड़ी देर बैठते हैं। कहते हुए मैंने दरवाजे की चिटकनी लगा दी। फिर मैंने अलमारी से दोनों सेट निकालकर उनके हाथ में दिए और कहा, भाभी ये चीज़ें मम्मी को संभलवा देना, मैं यहाँ रखना नहीं चाहती। भाभी बोली, सेट सलामत थे ना, फिर पहने क्यों नहीं? मैं तो पता नहीं क्या समझ बैठी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खोलकर देखा, मुकेश था। उसकी आंखें जागरण से और रोने से लाल हो रही थीं। चेहरा एकदम सूख गया था। रुआंसा होकर बोला, भाभी माँ को कुछ समझाओ ना, बहुत रो रही हैं। मैंने कहा, उन्हें रो लेने दो भैया। ये रुलाई उन्होंने पता नहीं कब से रोक रखी है। साक्षी के सामने वे मन पर काबू किए रहीं, अब उन्हें जी भरकर रो लेने दो, हल्की हो जाएंगी। बार बार कह रही हैं कि मेरी बेटी बहुत दुखी मन से गई है। खुशी खुशी कौन लड़की विदा होती है भला? शादी में सब लड़कियां रोती हैं। अब शाम को आएगी तब देखना कैसा खिला खिला चेहरा लेकर आएगी। शाम को दीदी आ रही हैं। हाँ, वे लोग सुबह गोवा जा रहे हैं ना, इतनी सुबह आना नहीं हो पाएगा, इसलिए शाम को माँ से मिलने आएगी। मैंने जमाई बाबू को जता दिया था कि बिना मिले मत जाना। मुकेश गया तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। भाभी बोली, शालू थोड़ी देर को चली ही जाती, माँ जी को सांत्वना मिल जाती। मैं क्या सांत्वना देती भाभी, पूरा घर मेरे कारण ही तो दुखी है। मैंने भाभी को पूरी रामायण सुना दी। वह गंभीर होकर सुनती रहीं। फिर बोली, शालू यह ठीक नहीं है, तुमने ज्यादती कर दी। छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना लिया। ये छोटी सी बात है भाभी, 6 साल में एक छल्ला बनवा कर नहीं दिया और उल्टे मुझसे मेरी चीज़ मांग ली। गुस्सा नहीं आएगा? गुंजाइश नहीं रही होगी, नहीं तो किस पति का मन नहीं होता। महेश जी पर जिम्मेदारियां भी तो कितनी हैं। तो शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी, आराम से करते। वे हमारे दरवाजे नहीं आए, हम ही बार बार उनकी चौखट पर गए थे। शिकायत तो तुम्हें अपने माँ बाप से होनी चाहिए। मुझे हमेशा यही तो आश्चर्य लगता रहा है कि मम्मी पापा आखिर क्या देख कर रीझे थे। देखो, पापा जी तो लड़के पर रीझे थे। बार बार कह रहे थे कि लड़का तो बहुत होनहार है, बहुत तरक्की करेगा, पर असली मुहर तो मम्मी जी ने ही लगाई थी। तुम्हें तो मालूम है कि उनकी मर्जी के बिना उस घर में पत्ता भी नहीं हिलता। और मम्मी जी का क्या उसूल है जानती हो? बेटी छोटे घर में दो ताकि उसका दबदबा बना रहे, बहू छोटे घर से लाओ ताकि उस पर दबाव बना रहे। 2 दिन से देख रही हूँ, जिस तरह निर्द्वंद्व व आक्रामक होकर राज कर रही हो, उसे देखकर लगता है कि मम्मी जी की थ्योरी सही है। पर भाभी, आपका घर तो छोटा नहीं था, बल्कि हम लोगों से सवाया ही था। लेकिन रूप गुण में, शिक्षा दीक्षा में मैं तो तुम्हारे भाई के समकक्ष नहीं थी ना। और ये बात इतनी बार इतनी तरह से सुनाई गई कि मैं कभी सिर ही नहीं उठा सकी। मम्मी जी के तो दोनों हाथों में लड्डू थे, दान दहेज भी खूब मिला और बहू भी दब कर रही। पति विदेश सेवा में है, पर मैं तो यहीं देश में ही सड़ रही हूँ। पहले मम्मी पापा की तबीयत का बहाना था, अब बच्चों की पढ़ाई का। आधी जिंदगी तो यूं निकल गई। भाभी ने उसास भरते हुए कहा। सुनकर बहुत बुरा लगा। कहा, सॉरी भाभी, इस ओर कभी हमारा ध्यान गया ही नहीं। वह बात तुम्हारे ध्यान देने की थी ही नहीं, उसे भूल जाओ। अब जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मैं शायद यह बात कभी नहीं बताती, पर आज ज़रूरत महसूस हो रही है। बताइए। मेरी शादी में लड़के वालों की ओर से, लड़के वाले मतलब हमारे यहाँ से? मैं चौंक कर पूछने लगी। हाँ, तुम्हारे यहाँ से खास हिदायत आई थी कि बर्तनों पर नाम न डाला जाए। आज्ञा का पालन किया गया। माँ ने दामाद के लिए 5 चांदी के बर्तन भेजे थे, थाली, 2 कटोरियाँ, गिलास, चम्मच। पर जानती हो, माँ के दामाद ने उसमें एक दिन भी खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि वे बर्तन तुम्हारी माँ के दामाद के लिए सहेज कर रख दिए गए थे। मुझे शादी में मिला वह चांदी का थाल याद आ गया, जिसे देखकर मेरे ससुराल वालों की आंखें खुली रह गई थीं। भाभी आगे बता रही थीं, बारातियों के स्वागत के लिए 51 चांदी के गिलास मांगे गए थे। शादी में केवल 30 ही गिलास दिए गए।
बताया गया कि कुछ बड़े बुजुर्ग बुढ़ापे के कारण नहीं आ पाए हैं, उन्हें घर पर दिए जाएंगे। वे 21 गिलास अपना नाम खुदवाकर तुम्हारी शादियों में बारातियों को दिए गए थे, जबकि यहाँ से मांग भी नहीं थी। शादी में मेरे दोनों भाई आए थे, उन्होंने गिलास पहचान लिए थे, पर उस समय क्या कहते? आपको भाई साहब से कहना तो था। तुम्हारी मम्मी के सामने तुम्हारे भाई साहब ने कभी मुंह खोला भी है? पापा जी तक को तो वे चुप करा देती हैं। खैर, आगे सुनो। शादी में मुझे 5 सेट मिले थे। 2 माँ ने दिए थे, एक मौसी ने, एक मामा ने, एक पिताजी के एक दोस्त ने दिया था। उनकी बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे ही बेटी माना हुआ था। आपके पास कंगन भी तो बहुत सारे थे, 3-4 जोड़ी तो होंगे। हाँ, 3 भाइयों में एक बहन थी मैं, और IFS दूल्हा मिल रहा था। मेरे घर वालों ने जी खोलकर खर्च किया था। मेरे रिश्तेदारों ने खुले मन से उपहार दिए थे। शादी के बाद मैंने अपने सारे जेवर मम्मी जी को सौंप दिए थे। तीज त्यौहार पर या शादी ब्याह पर वे ही निकाल कर देती थीं और बाद में वापस रख देती थीं। अब तक वही क्रम चल रहा है। आपने अपने लिए एक और लॉकर क्यों नहीं लिया? मम्मी ने मुझे तो शादी के तुरंत बाद ही यहाँ एक लॉकर ले दिया था। बहू व बेटी के लिए आचार संहिता अलग अलग होगी, मुझे तो अब तक वही निकाल कर देती हैं। शादी के 3-4 साल बाद समझ में आया कि मम्मी जी अदल बदल कर चीज़ें देती हैं। गुप्ता अंकल वाला सेट कभी नहीं दिया, उसे देखा ही नहीं। संकोचवश पूछ भी ना पाई, सेट दोबारा कब देखा जानती हो? भाभी को आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बिना कहे ही मैं समझ गई और शर्म से गड़ गई। दोनों सेट उनके आगे रखते हुए मैंने कांपती आवाज़ में कहा, भाभी, इनमें से कौन सा सेट आपका है? आप रख लीजिए, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। पागल हुई हो? दी हुई चीज़ वापस लूँ? तो इसे मेरी तरफ से नूपुर का उपहार समझ कर ले लीजिए। नूपुर को उपहार उसकी शादी में दे देना। अभी चुपचाप बैठो, भाभी ने डांटते हुए कहा। मैंने गहने वापस मांगने के लिए गाथा नहीं सुनाई। मैं तो बताना चाह रही थी कि घर गृहस्थी में ऐसा ही चलता है। चाहिए तो यह थी कि तुम खुद पति की परेशानियां समझती, खुद ही पेशकश करती। तुम्हें ये संस्कार मिले ही नहीं हैं। तुम अपने माँ की तरह तानाशाह हो, जबकि महेश जी अपनी माँ की तरह सौम्य व शालीन हैं। दोनों घरों के तरीकों में कितना फ़र्क है, तुम खुद देख लो। तुम्हारी अनुमति के बिना उन्होंने घर की चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया। इसे कहते हैं सज्जनता। दुख तो यही है कि तुमने उसका मोल नहीं समझा। खुद भी दुखी हुई, सबको दुखी कर दिया। पश्चाताप में डूबी मैं सिर झुकाए बैठी रही। भाभी के सामने सिर उठाते संकोच हो रहा था। अब उठो, घर गृहस्थी देखो, आराम बहुत हो गया। भाभी ने मुझे टोक दिया तो मैं तंद्रा से जागी। रसोई में जाकर वहाँ का जायजा लिया, फिर घर भर में देखा तो माँ जी कहीं नज़र नहीं आई। बाकी लोग अलसाई से उठ बैठे थे और खाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आंगन में झांक कर देखा, एक जरंगी सी खटिया पर माँ जी बैठी हुई थी, अगल बगल बेटे चुपचाप गमगीन। मैं कुछ क्षण असमंजस में रही, फिर दंदनाती हुई वहीं पहुँच गई। इस खाट का आज कल्याण ही कर देंगे क्या? मैंने कहा। 2 घड़ी धूप में सुस्ताने लायक भी नहीं रहेगी। और माँ जी आप उठिए तो थोड़ा सा भी कुछ मुंह में डालिए और मेरे कमरे में जाकर सो रहिए। 4 बजे तक बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। चाय लेकर मैं खुद जगाने आऊँगी। शाम को साक्षी मिलने आएगी तो चेहरा फ्रेश लगना चाहिए। मुकेश, तुम्हारी दीदी तो अब चली गई। तुम्हारी बहू के आने तक अब तुम्हें ही मेरा हाथ बटाना है। चलो मेरे साथ खाना लगवाने में मदद करो। 4 बजे से मेहमानों के जाने का सिलसिला शुरू होगा। खाना नहीं हुआ तो तुम्हारे भैया घड़ी भर आराम भी ना करने पाएंगे। कमर में पल्ला खोसकर मैं रसोई में लौट आई। मेरी पीठ में आंखें नहीं थीं, पर मैं साफ देख रही थी कि मेरा फरमान सुनकर तीनों माँ बेटों के चेहरे पहले तो आश्चर्य से और बाद में संतोष से भर उठे थे। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी मंदरपण।